हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अथीनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक रसायन विज्ञान, जहां हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये हमारा थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम आज पढ़ेंगे कि परमाणु। अभी तक हमने पढ़ा कि परमाणु का इतिहास क्या है, मतलब परमाणु के बारे में हमें किसने बताया, ठीक है। उसके बाद उसके सिद्धांत निरंतर किसने दिए, जो हम अभी रिविजन टाइप में भी उसे समझेंगे। अब हम आज पढ़ेंगे जनरली कि परमाणु भी किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के भी पार्ट होते हैं, जैसे रदरफोर्ड ने बताया हमें कि भाई इसके अंदर आवेश जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, परमाणु भी विभक्त हो सकता है। इससे पहले ऋषि कणाद थे, उन्होंने बताया था कि परमाणु की अविभाजित इकाई है, कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जॉन डाल्टन के बाद, जे थॉमसन आने के बाद में पता चला कि ये इसको भी विभाजित किया जा सकता है। तो उसके पार्ट के बारे में आज समझेंगे जनरली। और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो कम्प्लीटली हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पर रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाले भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम क्वेश्चन समझेंगे कुछ एक, और नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जहाँ हमें समझना है कि परमाणु भी किन किन चीज़ों से मिलकर या किन किन कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जनरली हम बात करते हैं, हमने जैसे सबसे पहले पढ़ा कि हमारा जो परमाणु है, यानी कि हम परमाणु की बात करें तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा परमाणु के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया। जस्ट एक रिवीजन टाइप में यहाँ आज देख लेते हैं हम लोग। पहला कि हमें ऋषि कणाद ने बताया, सर्वप्रथम कणाद कब बताया इन्होंने हमें, 800 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। दूसरे इनके बाद में आए, यानी इन्होंने क्या बताया कि भाई आप इसका क्या नहीं कर सकते, ये अविनाशी है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, अविनाशी है प्लस अविभाजित है, अविभाजित है, आप इसको टुकड़े नहीं कर सकते। इनके बाद इसी थ्योरी को किसने दोहराया, आपके जे डाल्टन, है ना, जे डाल्टन। कब, 1808 में। इसी को कॉपी किया, लेकिन इनको माना क्यों गया, क्योंकि इन्होंने रिटर्न दिया, लिखित। कोई भी चीज़ प्रमाणित कब होती है, जब वो लिखित हो। तो उसे बोला गया प्राथमिक परमाणु सिद्धांत, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। किसने दी, तो फर्स्ट परमाणु सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया, जे डाल्टन ने 1808 ईस्वी में, ठीक है। एनो डोमिनी इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं, एनो डोमिनी। तीसरा इसके बाद आए आपके, ये थे अपने जॉन डाल्टन, जे डाल्टन ने, ये थे हमारे कौन, जॉन डाल्टन, नॉट जे डाल्टन। क्लियर, समझ में आया। ये थे हमारे क्या, जॉन डाल्टन थे, ठीक है, समझ में आया। नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जे डाल्टन, क्लियर। तो जे थॉमसन, ठीक है। अब जे थॉमसन आए, इन्होंने सबसे पहले बताया। अभी तक यहाँ तक पता था कि परमाणु विभाजित नहीं किया सकते इन थ्योरी में। यहाँ पता चला कि परमाणु के अंदर भी पार्ट होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें इन्होंने आवेश का नाम दिया, ठीक है। और इनके सिद्धांत को किसके नाम से आना आपने, प्लम पुडिंग, जापान की एक मिठाई है उस पर, है ना, और भारत में इसको तरबूज मॉडल, ठीक है, क्लियर। ये जस्ट रिवीजन टाइप है। चौथा हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है। जे थॉमसन ने हमको बताया था 1904, ठीक है। रदरफोर्ड का आना हुआ, रदरफोर्ड ने बताया चार्ज, और चार्ज कहाँ व्यवस्थित है, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कहाँ, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, यानी नाभिक के बारे में। रदरफोर्ड ने 1911 में सर्वप्रथम हमें काय के बारे में बताया, नाभिक के बारे में। लेकिन इनकी थ्योरी जो थी वो क्या नहीं बता सकी, स्थायित्व, इसका स्थायित्व, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकी, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकी। इसके बाद में पांचवा पॉइंट ये हो गया अपना ऋषि कणाद, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। इसके बाद आए नील्स बोर, जिन्होंने रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसी को लेकर और उसे सिद्ध भी किया। और 1913 में नील्स बोर के द्वारा हमें सर्वप्रथम काय के बारे में बताया गया, कक्षा के बारे में। याद रखना ये क्वेश्चन यहाँ से, सेल के बारे में, सेल के बारे में। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चक्कर लगाते हैं, उनके स्थायित्व की भी व्याख्या की इन्होंने नहीं कर पाई। किस नहीं कर पाई थी, रदरफोर्ड। इसके बाद में नील्स बोर के बाद में आना हुआ हमारा जो साइंटिस्ट थे, नील्स बोर के बाद 1919 में जो समरफील्ड आए थे हमारे, अपन ये कह सकते हैं
सोमरफील्ड जो साइंटिस्ट थे, सोमरफील्ड 1919 में, इन्होंने कक्षा के अंदर आपको उप कक्षा के बारे में बताया, उप कक्षा के अंदर ऑर्बिट कक्षक के बारे में बताया और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। ठीक है, ये यहाँ तक इन लोगों के बारे में बताया गया। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं, ये समझ में आया होगा, जस्ट एक रिवीजन टाइप में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप यहाँ से याद कर लें कि कौन सा सिद्धांत हमने क्या कब दिए। ठीक है, फिर जनरली इसके बाद में यानी कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, 1919 तक। फिर हमारा जो 7वें साइंटिस्ट थे, इनका नाम हुआ, इनका नाम था श्रोडिंगर। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम हमें काय के बारे में बताया, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में 1926 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऊर्जा स्तर के आधार, किस आधार पर, ऊर्जा एनर्जी स्टेट के आधार, ऊर्जा स्तर के आधार। फिर इसके बाद हमें साइंटिस्ट आए हाइजेनबर्ग, नॉन डिटरमिनेशन प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया था। हाइजेनबर्ग ने 1927 में हमें कौन सा सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सब सिद्धांत दिए गए थे परमाणु संरचना के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके। अब इसके बाद में हम आज ये पढ़ेंगे कि परमाणु के अंदर भी क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम उसके बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे इसको बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम आज समझ सकें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा जो पॉइंट है वो ये है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या है, नाभिक, ये न्यूक्लियस क्या है, ये नाभिक। वो एनर्जी स्टेट के आधार पर इसके बाहर क्या बनी होती है, कक्षाएं, जिसमें क्या चक्कर लगा रहे होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है और इससे मिलकर क्या क्या बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। तो जस्ट अपन बात करते हैं कि परमाणु का अगर हम ग्रुप बना लें, परमाणु का अगर हम समूह बना लें, परमाणु समूह में अगर हो तो क्या बन जाता है, बताएंगे आप। परमाणु अगर समूह में हो तो अणु, यानी एटम का अगर क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम, क्या बन जाता है, अणु, यानी कि मॉलिक्यूल का निर्माण होता है अणु का। अब हम बात करते हैं कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, इसका आकार क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु का आकार जो है वो काय में नापा जाता है, हमेशा याद रखना, नैनोमीटर काय में मापा जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि परमाणु का आकार आपको बताना होगा कि काय में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। तो इसका आकार होता है, अपन ये कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर, अपन ये कह सकते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, अगर आपसे कोई पूछ दे तो ये आकार होता है। ठीक है, और इसी को अपन ये कह सकते हैं कि आप किसका, ये क्या नापा हमने, ये हमने इसका मापा साइज, आकार। ठीक है, याद रखना क्या मापा हमने, आकार मापा। अगर आपसे बोल दिया जाए परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में। किसमें मापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में। तो परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होती है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, ये क्या मापा हमने, परमाणु की त्रिज्या को मापा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये परमाणु हो गया। अब परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु का आकार यहाँ से नापा जाता है नैनोमीटर से, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम से। अब परमाणु से भी छोटा है हमारे पास में नाभिक। तो अगर आपसे भी पूछ दे नाभिक की त्रिज्या बताइए, नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या जो है वो नापी जाती है फर्मी से, क्योंकि फर्मी एक छोटी इकाई है। अगर आपसे बोल दिया है लेंथ की, ये लंबाई की मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो लंबाई को मापने की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो फर्मी है। ठीक है, याद रखना। और फर्मी बराबर, यानी कि एक फर्मी इक्वल्स टू होता है, एक फर्मी इक्वल्स टू होता है, एक फर्मी बराबर 10 टू द पावर -15 मीटर। इससे क्या नापी जाती है, नाभिक की त्रिज्या। समझ में आया, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलो, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि
सबसे पहले जो त्रिज्याएं, तीनों त्रिज्याओं की तुलना करते हैं। नाभिक की त्रिज्या, अणु की त्रिज्या, ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या। ये अणु की त्रिज्या थी भाई, नैनोमीटर आकार त्रिज्या से नापा जाता है। ये परमाणु की त्रिज्या होगी और ये नाभिक की त्रिज्या होगी। अब कौन सी चीज बड़ी है? तो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो अगर हम है ना बोले त्रिज्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन हुआ? अणु, मॉलिक्यूल। उससे छोटा क्या हुआ? परमाणु। और उससे छोटा क्या हुआ? नाभिक। हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई ये होती है 10⁻⁹ मीटर, इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर, और इसका होता है यानी नाभिक सबसे छोटा होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो सबसे छोटा कौन हुआ? जो बड़ा दिखता है माइनस में, तो सबसे छोटा हुआ नाभिक, फिर उससे बड़ा परमाणु, फिर उससे बड़ा अणु। इतना समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट तब फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक के कितने गुना होती है? कितने गुना ज़्यादा, या नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितने गुना कम होती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है फिर से ज़रा ध्यान देने। मैंने ये पूछा कि अनुपात में, साइज में क्या है? परमाणु की त्रिज्या बटे में नाभिक की, यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपको गुना यानी मल्टीपल पूछा जाए। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 है, नाभिक की 10⁻⁻15 मीटर हो गया। माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के जाएंगे तो 10⁻⁻10 प्लस के -+15 तो 10⁵ यानी कि 1,00,000 गुना बड़ी होती है परमाणु की त्रिज्या। यहाँ से हमें सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी बड़ी होती है? 1,00,000 गुना बड़ी होती है। क्लियर यहाँ तक सबको? अच्छा, इसके बाद अगला देखते हैं हम। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारा बेसिक पार्टिकल्स यानी परमाणु के मूल कण। क्या बात करें अपन? परमाणु के मूल कण की बात करते हैं। ठीक है, परमाणु के मूल कणों की बात। मूल कण यानी कि बेसिक पार्टिकल। ठीक है, अब मूल कणों में, बेसिक पार्टिकल्स में हम अगर बात करें तो हम इसे डिवाइड करते हैं 3 भागों में। ठीक है, पहला पार्ट हम ले लेते हैं जिसका पे परमाणु को तोड़ते नहीं, परमाणु के अंदर यानी एटम जो है हमारा, परमाणु जो है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि उसके अंदर होता है हमारा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के बाद में हम बात करते हैं, दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बेसिक पार्टिकल होते हैं हमारे काय के? परमाणु के। ठीक है, अब बात करते हैं इनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हमें इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। जैसे प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। नाम हालांकि आता है गोल्डस्टीन का, आता कि नहीं आता है, लेकिन बाद में सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड का भी नाम आ जाता है। न्यूट्रॉन के बारे में आ जाता है अपना चैडविक के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पढ़े थे चार्ज के बारे में। क्लियर? ठीक है, तो नाम किसने दिया? जे थॉमसन। तो इन्होंने खोज की। अब द्रव्यमान के आधार पर लेते हैं, इनका द्रव्यमान लिखते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट अभी लिख रहे हैं, फिर एक डायग्राम और इस जस्ट जैसा ही बनाएंगे इसमें, और अपन आगे बात करेंगे। 10⁻⁻13 केजी में लिखेंगे इसका 1.66 माइनर, बहुत ही हल्के होते हैं भाई। हम बात किस कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परमाणु के अंदर, यानी कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं। परमाणु है, परमाणु का जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर भी पार्ट है। ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, परमाणु के अंदर भी पार्ट है।
तो उनका वेट कितना होगा, माइनर, बहुत ही हल्का, बहुत ना के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में अगला है अपना 10 टू द पावर, ये हो गया 27 kg और 37 सॉरी 27 kg है, ठीक है, वरना गलत नोट हो जाए। कितना है 27 kg, 27 1.675 10 टू द पावर -27 10 टू द पावर -27 kg। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। तो सबसे हल्का क्या हुआ, अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे हल्का हुआ हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे भारी क्या हुआ हमारा, सबसे भारी हुआ हमारा न्यूट्रॉन्स, क्लियर। जो छोटा है बट यहाँ 3 है और यहाँ 5, तो ये ज़्यादा है ना, तो ये इसलिए सबसे भारी क्वेश्चन आता है। पार्ट कौन सा होता है, सबसे भारी होता है, यानी हम ये कह सकते हैं सबसे भारी होता है हमारा न्यूट्रॉन और सबसे हल्का होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया, ठीक है, जस्ट। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनमें और क्या क्या है, और पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमने जैसे पढ़ा तो थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने जान ही लिया कि भाई बेसिक पार्टिकल्स क्या होते हैं अपने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, 3 चीज़ें होती हैं। खोज किसने की, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, दोनों का नाम आता है, चैडविक, चीजें थॉमसन, इन्होंने खोज की परमाणु के अंदर पार्टिकल्स। अब हम लोगों ने इनका वेट लिखा केजी। अब कैसे लिखा, एटॉमिक मास पर यूनिट, एक इकाई होती है, जरा यहाँ ध्यान दें हम लोग, ये परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, एटॉमिक AMU, एटॉमिक मास पर यूनिट। तो AMU में ही केजी को कन्वर्ट किया हुआ है, देखते हैं जरा कितना होता है। तो 1.672 इंटू 10 पावर -27 kg एक AMU बराबर होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, याद रखना, ठीक है। तो 1.672 इंटू 10 पावर -27 kg। अब AMU में तो AMU का इतना गुना, क्योंकि भाई ज़्यादा है ना, थोड़ा ज़्यादा है 672 और ये 1 ज़्यादा है, तो 1.007 AMU। ये कितना भाई 5 ज़्यादा है ना इससे, तो 1.008 AMU। ये बहुत ही कम है, ना के बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछ दे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद क्या है, प्रोटॉन। फिर सबसे हल्का कौन सा है, यही तो बताएं। ये परमाणु द्रव्यमान, इतना समझाने के लिए आपको ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है। तो अब चार्ज, आवेश के आधार पर देख लें, ठीक है। तो पहले बात करें न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन आपका कैसा होता है, उदासीन होता है, याद रखना, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होता उस पर, उदासीन होता है। चार्ज होता है प्रोटॉन पर, धनायन होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव बनाया मैंने, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। कूलाम में, ये आवेश को कूलाम, चार्ज को कूलाम में मापती है, इकाई है। और इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। इक्वल है, बट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। समझ में आया होगा इतना। चलो अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या क्या पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो जरा ले सकते हैं अपन, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, ठीक है। इससे याद करना है और इम्पोर्टेंट है, याद करना जरूरी है। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन यानी कि हमारा परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसके अंदर कुछ लिखना है मुझे। ये हमारा नाभिक, ठीक है, नाभिक है। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। जस्ट अपन ने बताया कि बाहरी में तो चक्कर एक ही लगाता है, और वो किसका काम है, बाहर चक्कर लगाना है, इलेक्ट्रॉन्स का काम है। बाहर कौन चक्कर लगाता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाता है, तो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनको मिला के बोला जाता है न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, न्यूक्लियॉन, ठीक है। न्यूक्लियॉन कहा जाता है, यानी कि नाभिकीय कण। नाभिकीय कण को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों कंबाइंड, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, ये दोनों जुड़कर क्या कहलाते हैं, आपके न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हमें पूछा जाए कि परमाणु में जो परमाणु के अंदर बाहर चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन से, वो किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसको प्रदर्शित करता है।
तो आपको पता है कि बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्त, उसे कहा जाता है, हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स के बराबर ही होते हैं, यानी कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बताता है, परमाणु द्रव्यमान, यानी हम ये कह सकते हैं एटॉमिक, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या है ना, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान ही बताती। ठीक है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या बताती है, एटॉमिक नंबर बताती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में हमें बताती है, एटॉमिक परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो आप जिसे बोलते हो, वो प्रोटॉनों की संख्या जो उपस्थित होती है वो हमें परमाणु संख्या के बारे में, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बारे में हमें बताती है। ठीक है, और ये सब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स ये क्या बताता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताता है हमें परमाणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बारे में ये हमें बताता है, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से हमें ये चीज़ बताता है, एक और एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, जनरली तो हमारा जो परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और परमाणु भार, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं परमाणु भार को। ठीक है, तो किसी को भी लिखने का तरीका क्या है कि कोई अगर हमें नंबर लिखा मिलता है, जैसे एग्जांपल में हम लिख लें 6C12, यानी कि ZXA, ऊपर होता है हमेशा परमाणु भार, नीचे क्या होता है हमेशा ये, बस ये आपको मुझे सिखाना है, ये है आपका परमाणु भार, सॉरी बेटा परमाणु संख्या, और ये है आपका परमाणु भार। तो यहीं इस एग्जांपल में आप मुझे बता सकते हैं कि परमाणु संख्या कितनी है इसकी और परमाणु भार कितना है, C4 कार्बन, तो C की परमाणु संख्या कितनी है 6, यानी Z की वैल्यू है 6 और A की वैल्यू कितनी है 12। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, तो यहाँ आपको बेसिकली मुझे पढ़ाना था कि परमाणु के पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उनका भार क्या होता है, उनका आकार क्या होता है, द्रव्यमान के आधार पर और आकार के आधार पर अणु बड़ा है, परमाणु बड़ा है कि नाभिक बड़ा है, और भार के आधार पर न्यूट्रॉन बड़ा है, प्रोटॉन बड़ा है या इलेक्ट्रॉन बड़ा है। तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझी होंगी। अगर कहीं प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।